आप सभी का आज के वर्ग में स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में विचार विमर्श करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कौन कौन से गुण और दोष हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर राजकीय आय की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु करों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। इन विभिन्न आधारों पर करों का जो विभिन्न वर्गीकरण किया गया है, उसमें से एक वर्गीकरण के अनुसार कर को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। देखने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का यह वर्गीकरण साधारण लगता है, किंतु इन दोनों करों में भेद करने के संबंध में इतने अधिक मत हैं कि किसी एक को स्वीकार करना और दूसरे को तिरस्कार करना सरल कार्य नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य से जो विभिन्न परिभाषाएं भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जे.एस. मिल के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो केवल उसी व्यक्ति से मांगा जाता है जिससे यह आशा तथा इच्छा की जाती है कि वह उसे अपने पास से दे देगा, और अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति से इस आशा अथवा इच्छा से लगाया जाता है कि यह किसी दूसरे से अपनी कमी को पूरा कर लेगा। बेस्टेबल ने भी कहा है कि प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो अस्थायी तथा बार बार उत्पन्न होने वाले अवसरों पर लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो कभी कभी उत्पन्न होने वाले विशेष अवसरों पर लगाए जाते हैं। अर्थशास्त्री डॉल्टन ने भी कहा है कि प्रत्यक्ष कर वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जिस पर वह लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसका पूर्णतः या अंशतः भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की इन परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों प्रकार के करों के अंतर का मुख्य आधार कराघात यानी इम्पैक्ट और कराभार यानी इंसिडेंस है। जब किसी कर का कराघात और कराभार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तब ऐसे कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जैसे आयकर। इसी प्रकार जब किसी कर का कराघात और कराभार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, तब ऐसे कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जैसे बिक्री कर, आयात और निर्यात कर इत्यादि। प्रत्यक्ष कर के गुणों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, करदान क्षमता सिद्धांत के अनुरूप। प्रत्यक्ष कर का एक प्रमुख गुण यह है कि यह करदान क्षमता सिद्धांत के अनुरूप है। प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील बनाकर इसे करदान क्षमता सिद्धांत के अनुकूल बनाया जा सकता है। ये कर अधिक न्यायोचित होते हैं क्योंकि धनी वर्ग पर इसका अधिक भार पड़ता है। ज्यों-ज्यों लोगों की आय में और संपत्ति में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों कर की दर भी बढ़ती जाती है और यह न्यायसंगत भी है। एक निश्चित सीमा से कम आय वालों पर इस प्रकार के कर को बिल्कुल ही नहीं लगाया जाता है। इस तरह प्रत्यक्ष कर करदान योग्यता के अनुसार लगाया जाता है। दूसरा, निश्चितता। प्रत्यक्ष कर प्रायः निश्चित होते हैं क्योंकि करदाता को यह मालूम रहता है कि उसे कब और कितना कर देना है। साथ ही सरकार को भी इस बात का पता होता है कि उसे कब और कितनी आय प्राप्त होने वाली है। तीसरा, मितव्ययिता। प्रत्यक्ष कर के संग्रह में सरकार को अत्यधिक खर्च करना नहीं पड़ता है क्योंकि करदाता कर की राशि सीधे सरकार को दे देती है। इस तरह कर के संग्रह पर सरकार को बहुत कम खर्च करना पड़ता है, इसीलिए इसमें मितव्ययिता का गुण पाया जाता है। उत्पादकता। प्रत्यक्ष कर का एक गुण यह भी है कि यह उत्पादक होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे देश की संपत्ति में वृद्धि होती है, वैसे वैसे प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होने वाले आय में भी बढ़ोतरी होती जाती है। पांचवा, लोचदार। प्रत्यक्ष कर प्राय लोचपूर्ण होती है क्योंकि आवश्यकता अनुसार
करों की दरों में वृद्धि या कमी आसानी से किया जा सकता है। और छठा, नागरिक चेतना। प्रत्यक्ष कर नागरिक जागरण उत्पन्न करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता रहता है कि वह सरकार के कोष में कितना धन दे रहा है। इस कारण वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने और कर्तव्यों को समझने की चेष्टा करता है। लेकिन प्रत्यक्ष कर में कुछ खामियां भी हैं। इनके दोषों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, असुविधाजनक। प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैं क्योंकि लोगों को आय थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त होती है, लेकिन कर का भुगतान एक बार में ही करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त करदाता को अपनी आय का पूर्ण विवरण भी रखना पड़ता है और समय समय पर सरकारी अफसरों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें करदाता को बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। दूसरा, कर वंचन। प्रत्यक्ष कर का एक दोष कर की चोरी है। प्रत्यक्ष कर में कर की चोरी की संभावना अधिक होती है। लोग झूठे हिसाब किताब दिखाकर और झूठी घोषणाएं करके इस प्रकार के करों के भुगतान से बच जाते हैं। तीसरा, मनमानापन। प्रत्यक्ष कर में कर की दर का निर्धारण पूर्णतः एक अधिकारी के इच्छा पर निर्भर करता है और वह अधिकारी प्रायः कर अधिकारी ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर की दर मनमाने ढंग से निर्धारित की जाती है और इसी कारण प्रायः इस प्रकार के कर प्रणाली का विरोध किया जाता है। चौथा, गरीबों पर इसका भार नहीं। प्रत्यक्ष कर गरीबों पर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस कर का भार थोड़े से व्यक्तियों को ही सहन करना पड़ता है। पांचवा, कर भार का अधिक महसूस होना। प्रत्यक्ष करों का आघात और कर भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जिससे वह कर का बोझ अधिक महसूस करता है। इसका प्रभाव करदाता के मस्तिष्क और कार्यक्षमता पर पड़ता है, जिससे लोग प्रायः इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं या इसका विरोध करते हैं। अप्रत्यक्ष कर के भी कुछ प्रमुख गुण हैं जो निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं। करदाता को यह पता भी नहीं रहता है कि वह कर का भुगतान कर रहा है, क्योंकि कर प्रायः वस्तुओं के मूल्य में ही शामिल रहती हैं। सरकार के लिए भी यह कर सुविधाजनक होती है, क्योंकि सरकार भी इस कर की रकम को उत्पादकों से एक बार में ही वसूल लेती है या उनसे संग्रह कर लेती है। दूसरा, कर वंचन कठिन। अप्रत्यक्ष कर का एक गुण यह है कि इसमें कर की चोरी की संभावना काफ़ी कम रहती है। यानी अप्रत्यक्ष करों में कर की चोरी प्रायः कठिन है, क्योंकि कर वस्तुओं के मूल्य में ही शामिल रहता है और वस्तुओं के क्रय के समय ही वस्तु विक्रेता को दे दिया जाता है। तीसरा, प्रत्येक नागरिक पर भार। अप्रत्यक्ष कर का भार सभी नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लोग वस्तुओं का क्रय करते हैं और वस्तुओं के क्रय के समय ही इस प्रकार के कर का भुगतान कर दिया जाता है। चौथा, सामाजिक लाभ। अप्रत्यक्ष कर से सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है और यह इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। शराब, गांजा जैसे मादक वस्तुओं पर कर लगाने से इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः लोगों को इनका उपयोग कम करना पड़ता है या बंद कर देना पड़ता है, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। पाँचवा, कर का विस्तृत आधार।
अप्रत्यक्ष कर से देश की कर प्रणाली की व्यवस्था काफ़ी विस्तृत हो जाती है और इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज शामिल हो जाता है। छठा, लोकप्रियता। अप्रत्यक्ष कर काफ़ी लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इसके भुगतान से लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें कर को मूल्य में शामिल समझकर उसका भुगतान कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर के कुछ दोष हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, करदान योग्यता नीति के विरुद्ध। अप्रत्यक्ष कर करदान योग्यता सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह कर प्रायः उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिससे इसका भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। अनिश्चितता। अप्रत्यक्ष कर का एक दोष इसकी अनिश्चितता है। यह कर प्रायः अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाली आय का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अमितव्ययी। अप्रत्यक्ष कर अमितव्ययी होते हैं, क्योंकि ऐसे करों के संग्रह पर सरकार को अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। और चौथा, नागरिक चेतना का अभाव। यह कर नागरिक चेतना उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि करदाता इसका भुगतान करते समय यह महसूस नहीं करता है कि वह कर दे रहा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न गुण और दोषों के विश्लेषण के उपरांत यह प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में कौन से कर श्रेष्ठ हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रत्यक्ष कर को श्रेष्ठ माना है, तो कुछ ने अप्रत्यक्ष कर को। सच तो यह है कि किसी भी देश की कर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का उचित समन्वय होना चाहिए, जिससे कि दोनों कर एक दूसरे में निहित दोषों का अपहरण कर सके या उन दोषों को कम कर सके। शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जी स्कॉटमैन ने कहा है कि मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के विषय में और कुछ नहीं सोच सकता, सिवाय इसके कि मैं इन दोनों को दो आकर्षक बहनों की तरह मानूं, जो लंदन के सुंदर संसार में आई हैं। दोनों ही विपुल भाग्यशालिनी हैं। दोनों के माता पिता एक हैं। मेरा विश्वास है कि दोनों के माता पिता आवश्यकता एवं आविष्कार हैं। इनमें अंतर केवल इतना ही हो सकता है जितना कि दो बहनों में होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी देश के कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर दोनों का संतुलित और समन्वित रूप से प्रयोग किए जाने पर ही उस देश या अर्थव्यवस्था की कर प्रणाली में सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।